ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च हुए हुए तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। आज 16 मई है, बल्कि 9 दिन हो गए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ सबको पता है। पहले इंडिया ने पाकिस्तान के दहशतगर्दी के जो ठिकाने हैं उनको टारगेट किया और एक्सपेक्ट किया कि शायद पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट और तरीके से किया। अनडिक्लेयर्ड रिटेलिएशन की। जो टर्किश ड्रोन्स हैं वो मारे, वो उन्होंने इंटरसेप्ट किए बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को पता था, इसलिए उन्होंने उसको नहीं माना। एनीवे फिर इंडिया ने दोबारा रिटेलिएट किया। जो ड्रोन्स हमने देखा गिरे लाहौर में, कराची में, पिंडी स्टेडियम में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और तरह-तरह की थ्योरियां आ रही हैं सामने, उसमें जाए बगैर। बात यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? अब ये क्वेश्चन है। और इंडिया की साइड जो है वो कह रही है कि काइनेटिक ऑपरेशंस जो है वो खत्म हो गए हैं। अब हमने और तरह के ऑपरेशंस करने हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को आइसोलेट करना, पाकिस्तान क्रिकेट को बंद करना। अब ये मैंने नजम सेठी के मुंह से भी सुना था ऑपरेशन सिंदूर से पहले कि इंडिया में बड़ी सीरियस प्लानिंग हो रही है, क्योंकि 80% आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई की तरफ से आता है। तो उनके पास एक बहुत बड़ी बंदूक है इंग्लैंड के सर पे रख, या जो बाकी की आईसीसी की जो बड़ी बाकी की 3, बल्कि बिग 3 है, बिग 4 तो नहीं है आईसीसी में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सर पे बंदूक रखी जा सकती है। उनको कहा जा सकता है कि या तो पाकिस्तान को निकालो, या फिर हमने पैरेलल में आईसीसी की बॉडी बना लेनी है। और प्लेयर्स प्राइवेट होते हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से उनके टॉप प्लेयर्स को ज़्यादा पैसा दे के, जो लोकल बोर्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पैसा दे के आप उनकी पैरेलल में टीम्स खड़ी कर देंगे। उसका नाम भी ऑस्ट्रेलिया दे दें या जो मर्ज़ी दे दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। तो वो ये ऐसा कर सकते हैं। अब ये बंदूक है, पता नहीं ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या इंडिया करने में कामयाब हो जाएगा? बहुत सारे लोग इसको बदमाशी बोल रहे हैं पाकिस्तान की साइड से। देखिए, आपको दुनिया का एक असूल समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक अमेरिका की जो ताकत है, वो सिर्फ़ मिलिट्री माइट नहीं है। मिलिट्री तो एक एंड में होता है ना। हमने आखिरी जंग जो उन्होंने इराक और अफ़गानिस्तान में की, उसके बाद तो कोई जंग नहीं की। और जो मिलिट्री ऑपरेशंस भी करते हैं, वो बड़े लिमिटेड होते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन से जो ज़्यादा बड़ी पावर होती है, वो आपकी इकोनॉमिक माइट होती है। तो अमेरिका किसी पे भी मुँह उठा के सैंक्शंस लगा देता, तो मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहते हैं, यार ये सैंक्शंस अमेरिका को किसने हक दिया सैंक्शंस लगाने का? अमेरिका को हक उसने दिया कि जब अमेरिका समझता है कि उसके इंटरेस्ट या उसकी बातें नहीं मानी जा रही, तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी एक सिंगुलर मार्केट है परचेजिंग पावर के हिसाब से। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पे कमाया जाता है। वैसे यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक को भी कहा जाता है, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड है और इसमें यूरोपीय यूनियन के थोड़े और चक्कर होते हैं, परचेजिंग पावर उनकी थोड़ी कम है। इसलिए दुनिया की सबसे रिच जो मार्केट है वो यूएस है। तो हर कोई बंदा जो भी अपनी प्रोडक्ट बनाता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स में बेचना चाहता है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको बड़ा लॉस होता है। ये तो है पहली उसकी लेयर। दूसरी लेयर ये है कि अब जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि रशिया के ऊपर हमने सेकेंडरी सैंक्शंस लगानी है, कि जो रशिया से ऑयल खरीदेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना का खरीदता है, तो हम इंडिया और चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएंगे। कितना वो कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो वक्त की बात है। उसका मतलब ये है कि ओके इंडिया, अगर आपने रूस से ऑयल खरीदना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट हमारे मुल्क में नहीं बेच सकते। अभी आपने देखा है किस तरह ट्रंप ने टैरिफ का जो डंडा लगाया, सिर्फ चाइना ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है, बाकी सारे मुल्कों ने अपने जो टैरिफ्स हैं रिवर्स कर दिए। इंडिया ने भी रिवर्स कर दिया। सो इससे पता चलता है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। सो जिसके पास पैसा होता है, उसके पास ताकत होती है। तो इंडिया को एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, उसके अंदर उनकी मोनोपोली बन चुकी हुई है। तो इसलिए ताकत तो है उनके पास। अब ये टेस्ट होगा बाकी के आईसीसी के कंट्रीज का, कि वो फिर कहते हैं चलो भाई ठीक है, हमें आपका 80% पैसा नहीं चाहिए, हम अपने बोर्ड को उसी तरह चलाएंगे आईसीसी को जिस तरह पहले चलाते थे, और आपने अगर हिस्सा नहीं लेना तो इंडिया को उस तरह आइसोलेट किया जाए। बट अगेन उसका नतीजा देखना पड़ेगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किसमें अच्छी होगी। अगर आपके सारे टॉप के टेस्ट प्लेयर्स उधर से निकाल लिए जाएं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से निकाल लिए जाएं, उनको $5-5 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लग जाए, तो क्या वो स्टैंडर्ड रहेगा आईसीसी की क्रिकेट में या नहीं? दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसा होगा। दूसरा, जो ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट है, वो पानी वाला चक्कर है। पाकिस्तान ने बड़े फखर से कहा था कि आपने पानी बंद किया तो हम बम मार देंगे। तो पानी तो उन्होंने नहीं खोला उस तरह, और वो कहते हैं कि हम इसी तरह ही करेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे, डिसरप्शन कायम करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये कितनी देर चलेगा ये काम, बिकॉज़ अगर पाकिस्तान की क्रॉप्स नहीं बनती और पाकिस्तान में एक मैन मेड फैमिन आ जाता, तो ये डिप्लोमैटिकली या जो इंडिया का इमेज है, वो इस तरह इतना आसान नहीं है जिस तरह कई लोग कह रहे हैं ना, हम ऐसे ही करेंगे, बस हम करेंगे करेंगे। तो आई डोंट नो कि ये इतना, मेरा ख्याल से ये इतना आसान नहीं है। कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में जहाँ पे 25 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पे आप कहत ले आएंगे, यूएनओ की फूड रिलीफ एजेंसियां पाकिस्तान में आ रही हैं, लोगों को रिलीफ दे रही हैं, तो इसमें तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक तरीके की डिप्लोमेटिक जीत होगी दुनिया में। तो दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ये जो प्रोवोकेशन है
ये जो छेड़छाड़ है, ये चलती रहेगी। ऑब्वियसली ये काइनेटिक नहीं होगी। पाकिस्तान मेरा नहीं ख़्याल ये काम करेगा। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद मैं ये सोच रहा था कल, एक तो ये बात है ना कि मैं अभी देख रहा था, मैंने कल अपने कुछ इंडियन दोस्तों से भी बात की, कुछ पाकिस्तानी दोस्तों से भी बात की। पता नहीं नेशनलिज़्म एक ऐसा कीड़ा है कि बड़े से बड़े सेन माइंड्स जो हैं, बहुत बड़े-बड़े सेन माइंड्स जिनकी मैं पर्सनली अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। आई थिंक द एक तो फॉग ऑफ वॉर में आपको समझ नहीं आती आप किसका नैरेटिव एक्सेप्ट करें, तो आप उसका नैरेटिव एक्सेप्ट करते हैं जिसका आप करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल योर ओन गवर्नमेंट। लेकिन अब फॉग ऑफ वॉर भी सेटल होने लग गई। अभी मैं देख रहा था फ्रांस 24 का एक आर्टिकल था। वैसे तो इंडिया में हमारे सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स सबको गालियाँ पड़ रही हैं। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जो ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया है, वो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया है। लेकिन वो कोई भी इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको रिकवर ना किया जा सके। तो ये देखें, ये फ्रांस 24 जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता है, उसी तरह जैसा बीबीसी लेता है। तो वो अपने राफेल हथियारों को क्यों बुरा भला कहेंगे? तो वो क्या कह रहे हैं? चाइनीज़ वेपन्स पास कॉम्बैट टेस्ट इन इंडिया पाकिस्तान क्लैश विद फ्लाइंग कलर्स। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि गोरे जो हैं, गोरे अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब इनके लिए भी एम्बैरेसमेंट हो रही है। राफेल की बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है हर जगह पे। तो वो ये कहते हैं कि ओके, चाइना के पीएल-15 ने जो भी है जिसने हमें टारगेट किया, तो उसको स्टडी करेंगे और अपने हथियारों को उससे बेहतर बनाएँगे। ये भी ये कह सकते थे फ्रांस, एटलीस्ट फ्रांस का जो चैनल है, रॉयटर्स और न्यूयॉर्क टाइम्स और ये बाकी जितने हैं, उनको तो आप भूल जाएँ। फ्रांस वाले तो कम से कम ये कह सकते थे ना, नहीं, नहीं ये झूठ है, हमारा हत्यारा नहीं गिरा, यू नो? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हमारे इंडिया की साइड पे कुछ लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपके एयर चीफ मार्शल ने भी, उन्होंने भी डिनाई करने से इनकार कर दिया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ हम देखते हैं तो उधर भी लोग ऐसे-ऐसे वो टॉकिंग पॉइंट्स दोहरा रहे हैं, जो आपका डीजी आईएसपीआर करता। इन लोगों ने आपसे पहले कभी सच बोला है जो आप बोलेंगे? इसलिए मुझे तो आई एम सॉरी, मुझे बड़े लोग अभी उधर से जब मेरी इनसे बात हो रही थी, तो वो कहते हैं, "यार तुम तो वाक़ई बायस हो।" एक तो वो जो मोटू है उसने तो मुझे कह दिया कि मैं ज़ायनिस्ट और उनसे पैसे पकड़े हुए मैंने। यानी जब कोई किसी को कह दे ना पैसे पकड़े हुए, तो आप समझ लें उसके पास आर्गुमेंट खत्म हो गया। हो सकता है मैं गलत हूँ कि पाकिस्तान इस दफ़ा वाक़ई झूठ ना बोल रहा हो। हो सकता है इस दफ़ा पाकिस्तान का पहलगाम में पाकिस्तानी स्टेट का कोई हाथ ना हो। मान लिया ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। मैं ये इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा एक नज़रिया कि पहलगाम तक मैं ये कह रहा था नहीं हम अब ये हरकतें नहीं करते। यू नो मैं पहलगाम, मुंबई, उरी, पठानकोट, पीछे आपकी पार्लियामेंट, इतने अरसे से हम ये हरकतें, और मैं खुद 99 में रिक्रूट होते थे, बच गया। अब इतनी लंबी लिस्ट है और आप मुझसे ये शिकायत कर रहे हैं कि मैं अगर आपका नैरेटिव नहीं मान रहा, तो मैं बिक गया हूँ। इसकी ऑपोज़िट क्यों नहीं हो सकता? इसका ऑपोज़िट ये क्यों नहीं हो सकता? हाँ, मैं डिस्पैशनेट हो सकता हूँ और ये मैं मानता हूँ कि चूँकि मेरे पाकिस्तान में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई वहाँ पे कुछ नहीं है मेरा पाकिस्तान में, कोई मेरी इमीडिएट फैमिली भी नहीं है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान नीचे-ऊपर होता है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। हाँ, ऊपर होता है तो मुझे खुशी होगी, इसमें कोई शक की बात नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान, और अब मेरा एक ही सॉल्यूशन है, एक इमरान खान से उम्मीद लगाई थी मैंने, 2021 तक मैं बहुत बड़ा यूथिया हुआ करता था। अभी भी जब मैं इमरान खान की बात करता हूँ, वो इसलिए करता हूँ, क्योंकि इमरान खान की पॉलिसियाँ तो मुझे पता है कि ऐसे मुझे तो कोई उनमें इंटरेस्ट, इस्लामी टच और ये वो मदीने की रियासत वगैरह। नवाज़ शरीफ ज़रदारी को तो मैंने कभी पसंद नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का मेरी नज़र में अब मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि एक ही सॉल्यूशन है कि ये जो हाइब्रिड हुकूमत है जरनैलों की, इनका इसमें कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए। आप अपने आइन को बनाएँ, जैसा भी आइन है, उसकी पासदारी करें, उस पे अमल करें और फिर आगे लेके जाएँ। इंडिया की दूसरी तरफ क्या रिक्वायरमेंट है उनको? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। यार उन्होंने कोई अभी मैं देख रहा था उसकी किसने की थी, हामिद मीर ने। देखिए कितना बड़ा जर्नलिस्ट है। उसने कहा कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात तब तक अच्छे नहीं हो सकते जब तक नरेंद्र मोदी अखंड भारत का आइडिया ड्रॉप नहीं कर देता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने राइट विंग के हिंदू हैं, नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में एक आर्टिकल छपा था टाइम्स का, मेरा ख्याल टाइम्स नाउ का, उसमें उन्होंने कहा था हमें अखंड भारत में तो हमें इंटरेस्ट नहीं, हमने और मुसलमान नहीं लाने अपने अंदर। आप जितने जो राइट विंग के हिंदू हैं, जिनको आप आरएसएस की आइडियोलॉजी वगैरह कहते हैं, वो तो अखंड भारत में बिलीव ही नहीं करते। ये अखंड भारत का जो हवा बनाया हुआ है, ये मैं सिर्फ पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलों से सुनता हूँ। हाँ, उनका जो उन्होंने अपना रेटरिक ऊंचा किया है, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के ऊपर तब किया है जब हमने जिद बांध के रखी हुई थी। उससे पहले, ये मोदी साहब की हुकूमत से पहले तो वो कहते थे इसको या तो चुप कर फ्रीज हो जाओ, फ्रीज कर दो इसके ऊपर। वो हम नहीं मानते थे। हमने मिलिटेंसी वहां पे शुरू की। उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो क्लेम है, जो एजिटेशन होती है, वो हमारी तरफ से होती है क्योंकि हमारा एक स्टेक है। हमने बनाया हुआ है कि हमारा एक क्लेम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के ऊपर। वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये हमारा क्लेम है जो हमने बनाया हुआ है। तो हम एजिटेट करते हैं। हम चीजों को टर्न अप करते हैं। हम चीजों को ऊपर लेके जाते हैं। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का हमने उसको नाम दिया हुआ है। अब अगर आप ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में इंडिया करा रहा है, बलूचिस्तान इंडिया में उतना करवाने, एक तो मैं मानता नहीं हूँ। कुलभूषण यादव अगर एक पकड़ा भी तो वो स्पाई होता है। स्पाई को आपने पकड़ा, स्पाई इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी करते हैं। यस, फेयर एनफ, मे बी दे डू सम सैबोटाज एज़ वेल। लेकिन
और वो बड़ी पहले की बात है जब वहाँ पे सो कॉल्ड फ्रेंडली हुकूमत थी, अब तो वहाँ पे तालिबान हैं, आपके भाई दोस्त हैं। लेकिन चूँकि अब तो भारत का उधर हमला भी इतना ज़्यादा नहीं, उनकी जो एम्बेसी है वहाँ पे। गनी हुकूमत में तो आप कह सकते थे कि हाँ, अभी वहाँ पे इंडिया शरारत कर रहा है। इंडिया का वहाँ पे लैंड बॉर्डर नहीं मिलता, उनकी वहाँ पे वो एक्सेस है ही नहीं जो आप कर सकते हैं कश्मीर के अंदर। तो ये उठा के टिट फॉर टैट कर देना और इसको न्यूट्रलाइज़ कर देना कि भई ऐसा कुछ भी नहीं, अगर हम बुरे हैं तो वो भी बुरे हैं। मान लिया अगर ऐसा है भी, मान लिया कि वो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर पीछे इंडिया का हाथ था, अगर ये भी मान लें हम, तो फिर बात वहीं पे आ जाती है कि जो एजिटेशन है, जो इनिशिएशन है एजिटेशन की, वो तो हमारी तरफ से है। हमारा क्लेम है कश्मीर के ऊपर। तो बलूचिस्तान जो है, उनका उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है क्योंकि उससे पहले उनकी अपनी ट्राइबल थे और खान ऑफ कलात भी थे जो 1600s में उनकी डायनेस्टी शुरू हुई। आई थिंक 1830-40 में जब अंग्रेज आया तो उन्होंने वहाँ पे तब से कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उनका कोई बलूचिस्तान के ऊपर क्लेम नहीं है। अगर उन्होंने ये आपको टिट फॉर टैट या मज़ा चखाने के लिए उन्होंने थोड़ी-सी एनर्जी अप भी की होगी, तो ये चीज़ें बड़े आराम से खत्म हो सकती हैं अगर हमारे अंदर एक कश्मीर का कीड़ा निकल जाए। उनकी क्या डिमांड है? उनकी डिमांड है कि आप अपना टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो खत्म, ब्लीडिंग बाय 1000 कट्स या डेथ बाय 1000 कट्स की जो डॉक्ट्रिन है, इसको खत्म कर। मैं भी देख रहा था ये जितने लोग हैं, ये जितने पाकिस्तानी मुझे कह रहे हैं यार अब बिक गए हो ये वो, मैं भी देख रहा था, ज़रा देखें, एक बड़ी अच्छी नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री आई है अभी, कैचिंग उसामा बिन लादेन। ज़रा इसमें देखें, उसामा बिन लादेन 1 किलोमीटर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से 1 किलोमीटर के फासले पे पाया गया। कंक्लूजन क्या? हाइली अनलाइकली कि आईएसआई को नहीं पता था। दे लाइकली केप्ट हिम एज़ अ स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग चिप, ठीक है? खालिद शेख मोहम्मद ये कब पकड़ा गया? 2003 में पकड़ा गया। इसमें भी मोस्ट एनालिस्ट बिलीव कि आईएसआई प्रोटेक्टेड हिम। अबू जुबैदा और रमज़ी बिन शिबा, ISI often controlled or monitored these assets they capture usually came after US pressure. General pattern of handover when pressured. इसका कहने का मतलब ये है कि ये statements from former official भी सुन ले, Hillary Clinton, you can't keep snakes in your backyard and expect them only to bite your neighbors. हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा। माइक मुलन ने क्या कहा कि हक्कानी नेटवर्क अ वेरिटेबल आर्म ऑफ द ISI। अब ये जो रिस्पेक्टेड एक्सपर्ट्स हैं, अहमद रशीद, स्टीव कॉल, कार्लेटा गैल और ब्रूस राइडल, इन्होंने सारों ने कहा कि पाकिस्तान की सिलेक्टिव काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी है। कहने का मतलब ये है, और ये पूरी लिस्ट है जो ये पकड़े, ये देखें ये कितने लोग इन्होंने पकड़े वहां से। उसामा बिन लादेन, खालिद शेख मोहम्मद, अबू जुबैदा, रमजी बिन शबे, अबू फराज अल लिबी, अहमद खलफान गलानी, अमार अल बलोची, वलीद, ये इतने सारे, ये सारे 9/11 के बाद पकड़े अमेरिका ने। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो एडवेंचर किया 1989 से लेके 2001 तक, 2001 में जब अमेरिका बीच में कूद पड़ा, उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी दी तैसी, तो मुशर्रफ ने कहा हाँ जी ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि हमने पता नहीं कितने लोगों को अमेरिका के हवाले किया और पैसे दिए। मुझे याद है जब ये किताब छपी थी, इतना क्रिटिसिज्म हुआ परवेज मुशर्रफ के ऊपर, इवन इमरान खान ने भी किया था। तुम फख्र से लिख रहे हो अपनी किताब में कि तुमने अपने मुसलमान भाइयों को बेच दिया अमेरिका में। 2008 की जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी जिसमें ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, उनकी डिबेट हुई थी जॉन मैकेन के साथ। उस वक्त उन्होंने एक डिबेट में कहा था कि अगर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है तो मैं डायरेक्ट एक स्पेशल ऑपरेशन अलाउ करूंगा कि उसको वहां से जाके मार दो या ले आओ। और उस वक्त इतना शोर शराबा मचा था पाकिस्तान में कि कैसे हो सकता है, आप हमारी सॉवरेनिटी अंदर घुस के कैसे मार सकते हैं ये वो। इनको पता था शायद कि वो तो अंदर ही है हमारे, खैर लोगों को नहीं पता था, सॉवरेनिटी की बात हो रही थी। तो उसने देखे 3 साल बाद 2011 में वो काम कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया को पता है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, करवाते हैं, लेकिन इंडिया की दफा वो चुप कर जाते हैं और जब इंडिया कहता है तो आप नहीं मानते, बाकी जगहों पे आप मान जाते हैं। सो ये पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो पॉलिसी थी, आप ठीक है आपने एडवेंचर कर लिया, आपका 1971 में मुल्क टूट गया, 1965 में आपने डायरेक्ट इन्वेजन करके देख लिया कि आप नहीं जीत सकते, फिर आपने अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज किया, एसिमेट्रिक वॉरफेयर आपने नाम दिया उसको, और उसके बाद सिवाय जिल्लत के, रुसवाई के कुछ भी नहीं मिला। तो अब आपको क्या मिलता है? छोड़ दें इसको, कश्मीर लड़ना है, छोड़ दें इसको। और आई होप कि ये अब पता नहीं ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, अब इसका जो सॉफ्ट एलिमेंट है, जो नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है, ये कहाँ तक जाता है, देखते हैं इसमें कितना मजा आता है। पॉपकॉर्न पकड़ने में मजा आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।